Dear students, welcome to the next lesson of chapter 8 Introduction to Trigonometry. पिछले लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए हैं। अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9 से। एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 8.1 9th क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3। ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में ABC राइट एंगल एट B पे 90 डिग्री बनाना है। tan A की वैल्यू दी हुई है 1/√3। उसके बाद लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। tan का फॉर्मूला होता है P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A एंगल यहाँ पर बनेगा, इसके लिए परपेंडिकुलर मीन्स BC, ये परपेंडिकुलर है, और बेस मीन्स AB। परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। हाइपोटेन्यूज हम PGT का यूज़ करते हुए कैलकुलेट करेंगे। h² = p² + b²। परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर, बेस है √3 तो √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। 1 + 3 4, और हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट करेंगे, आ जाएगा 2। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं 1 √3 एंड 2। फर्स्ट वाले पार्ट में दिया है साइन ए कॉस सी। साइन ए मीन्स होता है P/H। ए के लिए परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज 2, तो 1/2। उसके बाद है कॉस सी। सी एंगल यहाँ पर बनेगा। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल सी के लिए बेस यही होगा BC, और हाइपोटेन्यूज फिर से वही, तो 1/2। और ये जब हमने स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट लेसन में डिस्कस किए थे इस चैप्टर के कंसेप्ट पढ़ते टाइम, तब भी हमने पढ़ी थी कि इस एंगल का साइन इस एंगल के कॉस के इक्वल होता है, और इसका साइन इसके कॉस के इक्वल होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। इसमें दोनों 1/2। उसके बाद आया कॉस ए। कॉस ए मीन्स B/H। एंगल ए के लिए बेस AB हुआ, तो √3/2। उसके बाद साइन सी। सी साइन में P/H, तो सी के लिए परपेंडिकुलर √3 हुआ, तो इधर दोनों 1/2 आएंगे, इधर दोनों √3/2 आएंगे। 1/2 × 1/2 मल्टीप्लाई करके मिलेगा 1/4, और √3/2 मिलेगा 3/4। 1/4 + 3/4 4/4 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 1। सेकेंड पार्ट में दिया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए हमने यहाँ पर √3/2 ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, √3/2, और कॉस सी था 1/2। √3/2 × 1/2, उसके बाद आ गया माइनस लगा दिया। फिर है साइन ए आया था 1/2, और साइन सी आया था √3/2। √3/2 × 1/2 √3/4, यहाँ भी √3/4, अब बीच में माइनस का साइन आ गया, √3/4 माइनस √3/4 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 1, और सेकंड का आंसर हो गया 0। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल PQR दिया है, राइट एंगल्ड एट Q पॉइंट पे 90 डिग्री है। इसमें गिवन में क्या क्या आएगा, एक दिया है PQ 5, ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर। PR + QR, PR और QR, बाकी दोनों साइड्स उनका सम दिया है 25, ये 5
और इनका सम 25। तो यहाँ से मैं अगर पी आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये क्यू आर उधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर। जनरली हमको दो साइड्स गिवन रहती हैं, तीसरी साइड हम पीजीटी से फाइंड करते हैं। यहाँ पर एक साइड दी है, बाकी दोनों का सम दिया है। तो इस प्रोसेस से किसी एक साइड को आप दूसरी साइड की टर्म्स में निकाल सकते हो। तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस क्यू आर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस राइट एंगल क्यू पे है, तो उसके अपोजिट साइड पी आर, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, एक पी और एक बी। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू इधर पी क्यू और क्यू आर। तो पी आर हाइपोटेनियस को पी आर लिखेंगे, परपेंडिकुलर इस पी क्यू की वैल्यू 5 ऑलरेडी दी है, उसको पुट कर देंगे 5। क्यू आर भी पता नहीं है, क्यू आर को क्यू आर ही लिखेंगे। इसमें सिर्फ एक ही साइड अननोन दिख रही थी अभी, जिसकी वैल्यू 5 है। पी आर क्यू आर दोनों ही अननोन है, लेकिन हमने यहाँ से ये निकाला, इसका पर्पज़ ये है कि हम पी आर की जगह ये पुट करेंगे, हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। पी आर की जगह लिख दिया 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर, इधर आ गया 5 का स्क्वायर 25 क्यू आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है क्यू आर, इधर भी क्यू आर है और पी आर को भी अपने क्यू आर की टर्म्स में लिख लिया है। इसको सॉल्व करके क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर लगेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा 50 क्यू आर। और राइट हैंड साइड में 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर 625, और ये 25 भी उधर आके माइनस का हो जाएगा। आर एच एस में क्यू आर स्क्वायर है और ये क्यू आर स्क्वायर आर एच एस में जाके माइनस में हो जाएगा, और ये 50 क्यू आर भी इधर जाके प्लस का हो जाएगा माइनस से। तो हमने क्यू आर वाली टर्म्स एक तरफ कर ली इक्वेशन के राइट हैंड साइड में, दोनों नंबर्स को कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लिया एल एच एस में। 625 में से 25 माइनस करूँगा तो आएगा 600, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 50 क्यू आर। 600 इक्वल टू 50 क्यू आर, 50 चला जाएगा डिवाइड में, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई से नंबर डिवाइड में चला जाएगा, और 600 को 50 से डिवाइड करके आता है 12। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। एक साइड 5 थी, इन दोनों का सम 25 था, उसमें से क्यू आर ये वाली साइड आ गई 12, तो बची हुई पी आर जो है वो 25 माइनस 12 13। पी आर जो हमने निकाला था 25 माइनस क्यू आर, उसमें क्यू आर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस 25 में से 12 ये है, 13 ये है, क्योंकि हाइपोटेनस से अब ऑब्वियसली सबसे बड़ी साइड यही होगी। तो 5, 12 और 13 फिर से ये वाला ट्रिपलेट मिल गया हमको। अब हमारे पास ट्रेंगल की तीनों साइड्स हैं, 5, 12, 13। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ये क्वेश्चन है। मुझे साइन पी फाइंड करना है। पी एंगल यहाँ पर बन रहा है, साइन का फार्मूला पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस पी आर, क्यू आर बाई पी आर। क्यू आर आया था हमारा 12, तो 12/13। उसके बाद है कॉस पी, कॉस का फार्मूला होता है बी अपॉन एच, एंगल फिर से पी ही है, तो इस एंगल के लिए बेस ये होगा। अब क्यू आर बनेगा पी क्यू अपॉन पी आर, 5/13, 12/13, 5/13। 10p, 10 का फार्मूला होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर, बेस पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, 12/5। तो तीन वैल्यू इसमें फाइंड करनी थी। साइन पी 12/13, कॉस पी 5/13, 10p 12/5। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अभी इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कि ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं। स्टेट whether the following are true or false. Justify your answer. The value of 10a is always less than 1. First statement is 10a is always less than
1. First statement is the value of 10a is always less than 1. 10 की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, ऐसा इस स्टेटमेंट का कहना है। अभी हमने जस्ट इस क्वेश्चन में 10 कैलकुलेट किया है, 12/5 आया है, एंड 12/5 इज नॉट लेस देन 1, इट इज़ ग्रेटर देन 1। जब 10p कैलकुलेट किया था तो 10 का फॉर्मूला होता है p/b, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर QR था, तो आया 12/5। यही अगर 10r कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5/12 विच इज़ लेस देन 1। तो 10 की वैल्यू कभी मुझे 1 से छोटी भी मिल रही है, कभी 1 से बड़ी भी मिल रही है। और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं, मींस अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस बन जाए, कभी कभी परपेंडिकुलर बेस सेम भी हो सकते हैं, तो फिर 10 1 मिल जाएगा। तो 10 की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 10a की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट बोलता है कि ऑलवेज लेस देन 1। इसी तरह से अगर लिखा हो कि ऑलवेज ग्रेटर देन 1 तो भी फॉल्स होगा, अगर लिखा हो इट इज़ ऑलवेज 1 तो भी फॉल्स होगा। ये कुछ भी हो सकता है। जब भी हम किसी स्टेटमेंट को फॉल्स डिक्लेयर करते हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें क्या चेंजेस करने पे वो ट्रू होगा, मीन्स उस स्टेटमेंट के लिए ट्रू क्या है, वो चीज़ नहीं दी है इसलिए फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। कोई एंगल a ऐसा हो सकता है जिसके लिए sec a 12/5 हो सकता है। तो 12/5 का मीनिंग हुआ कि 12 इट इज़ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जैसा कि हमको यहाँ पे मिल रहा है 12/5। तो ये स्टेटमेंट बोलना चाह रहा है कि sec की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है किसी एंगल के लिए। sec होता है cos का रेसिप्रोकल, हमने पढ़ा है cos मतलब b/h। जैसे हमने cos p निकाला था, cos p आया था 5/13, और अगर इसी ट्रायंगल में cos r कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12/13। 5/13 भी लेस देन 1 है, 12/13 भी लेस देन 1 है, क्योंकि cos के फार्मूले में हमेशा हाइपोटेनियस डिनोमिनेटर में आएगा एंड हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो बाकी दोनों साइड में से कोई भी साइड न्यूमरेटर में आएगी तो वो डिनोमिनेटर से छोटी ही रहेगी। न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर, इट मीन्स दैट रेशियो इज लेस देन 1। सो cos इज ऑलवेज लेस देन 1। इसी का रेसिप्रोकल जब हम sec कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा h/p, मतलब इसमें हाइपोटेनियस न्यूमरेटर में मिलेगा, इसमें हाइपोटेनियस न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, whether it is sec p or it is sec r. Sec p will be 13/5 and sec r will be 13/12। दोनों ही एंगल, एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया। अब ये साइन कॉस टेन हम सब इनके लिए डिस्कस करते हैं। तो इस एंगल का सेक इसमें भी 13 ऊपर मिल रहा है न्यूमरेटर में, इस एंगल का सेक इसमें भी मिल रहा है। तो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। कोई ना कोई ऐसा एंगल हो सकता है जिसके लिए सेक 12/5 होगा। थर्ड है cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle A. This statement is false. cosecant के लिए एब्रीविएशन होता है cosec, COSEC, 5 लेटर्स का वर्ड है वो। फोर्थ में दिया है cot A is the product of cot and A. Again it is false. There is no meaning of cot itself. It is actually cot of angle A. ए कोई एंगल होगा जिसका हम कॉट कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि 10 का रेसिप्रोकल है, मीन्स b/p। कहीं पे लिखा है ax, इसका मतलब a इंटू एक्स होता है, उस तरह से नहीं है कॉट ए का मतलब कॉट एंड ए, इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो अगेन दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फर्स्ट ट्रू था, फर्स्ट फॉल्स था, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ भी फॉल्स।
फिफ्थ में लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। 4/3 मीन्स अगेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब ये स्टेटमेंट में बोलना चाह रहा है कि साइन थीटा 1 से बड़ा हो सकता है किसी एंगल के लिए। ऐसा कोई एंगल हो सकता है जिसके लिए साइन कैलकुलेट करें तो वो ग्रेटर देन 1 आए। यहाँ पे हमने साइन पी कैलकुलेट किया था P/H। इस जो चीज़ कॉस के साथ थी वही साइन के साथ है। हाइपोटेनियस डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर बड़ा है, और न्यूमरेटर में इन दोनों में से कोई भी साइड हो। P के लिए परपेंडिकुलर QR तो 12/13 मिला था। अगर साइन R कैलकुलेट करेंगे तो R के लिए परपेंडिकुलर PQ तो मिलेगा 5/13। तो हमेशा साइन कैलकुलेट करते टाइम हाइपोटेनियस ही डिनोमिनेटर मिलेगा, हमेशा डिनोमिनेटर ही न्यूमरेटर से बड़ा मिलेगा। मीन्स इट इज ऑलवेज लेस देन 1। इन दोनों में से किसी भी, ये एंगल की वैल्यू कुछ भी हो, P और R की एंगल की वैल्यू कुछ भी हो, उसका आप जब साइन कैलकुलेट करोगे तो कभी भी ऐसा कोई एंगल नहीं हो सकता जिसके लिए P/H 4/3 आ जाए। अगर किसी ट्रेंगल में कोई एक साइड 4 है तो उसका हाइपोटेनियस हमेशा 4 से तो बड़ा ही मिलेगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये जो ट्रू फॉल्स में दिए हुए हैं इन्हीं स्टेटमेंट्स को MCQ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। नेक्स्ट लेसन में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हमको 0 से 90 के बीच में 5 एंगल्स और उन एंगल्स के लिए इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, ये हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।